जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम कुछ हेवीली एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट को एक्टिव कीजिए और सीधा चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 86। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ओरिजिन समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूनिट 13 मैथड्स इन बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी से लिया गया है। स्पेसिफिकली ये सेल कल्चर टेक्नोलॉजी और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक कोर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ एग्जामिनर आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को एक्चुअल लेबोरेटरी ट्रबल शूटिंग के साथ टेस्ट कर रहा है। इस प्रॉब्लम को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन क्लियरली स्टेट कर रहा है कि बैच कल्चर दो मेन रीजन की वजह से मरता है। पहला, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, और दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि कल्चर को प्रोलॉन्ग रखने के लिए जो भी प्रोसीजर हम यूज करेंगे उसमें इन दोनों में से किसी एक या दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। इसी लॉजिक फिल्टर के साथ हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। चलिए इन प्रोसीजर्स को सेल कल्चर इंजीनियरिंग के टर्म्स में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट सी। ये कहता है रिड्यूसिंग ग्रोथ फैक्टर इन द मीडियम। ग्रोथ फैक्टर सेल डिवीजन और सेल सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होता है। अगर आप उन्हें ही रिड्यूस कर देंगे तो कल्चर की है हेल्दी ग्रोथ इंश्योर होने के बजाय और वो जल्दी मर जाएंगे। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली और लॉजिकली बिल्कुल ही फॉल्स है। अब आता है स्टेटमेंट ए पर। यह कहता है ग्रेजुअल एडिशन ऑफ फ्रेश मीडियम एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इसे बायोप्रोसेस की भाषा में फैट बैच कल्चर कहते हैं। फ्रेश मीडियम डालने से न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वॉल्यूम बढ़ने से टॉक्सिक प्रोडक्ट डाइल्यूट हो जाता है। ये प्रोसीजर बिल्कुल ट्रू है। अब आता है स्टेटमेंट बी। ये कहता है रिप्लेसिंग अ कांस्टेंट फ्रैक्शन विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश मीडियम। इसे सेमी कंटिन्यूअस या पर्शियन कल्चर कहते हैं। इसमें पुराना मीडियम निकालने से टॉक्सिन बाहर चले जाता है और नया मीडियम आने से फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड और हाईली एफिशिएंट प्रोसेस है। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को एक्शन में लाते हैं। हमने सॉलिडली आइडेंटिफाई कर लिया है कि स्टेटमेंट सी कल्चर के लिए डिस्ट्रक्शन है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 में सी इंक्लूडेड है, तो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन 3 में भी सी इंक्लूडेड है, तो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन 3 को। देखिए, एक गलत एक्सपेरिमेंट स्टेप आइडेंटिफाई करने से 50% ऑप्शन हट गए। अब लड़ाई सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में है। अब स्टेटमेंट डी को केयरफुली देखते हैं। इंटरमीडिएटली एडिंग सीरम एंड ग्रोथ फैक्टर। हालांकि ये न्यूट्रिएंट तो दे रहा है, लेकिन कल्चर का ओरिजिनल वॉल्यूम फिक्स है, जिसका मतलब है कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स वहीं एक्यूमुलेट होते हैं। स्टेटमेंट ए और बी का कंपैरिजन में डी एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। बायोप्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस के मुताबिक फैट बैच यानी ऑप्शन ए और सेमी कंटिन्यूअस यानी ऑप्शन बी ही वो मेन स्ट्रेटेजी है जो न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन दोनों इश्यूज को हैंडल करती है। इसलिए स्टेटमेंट ए और बी का कॉम्बिनेशन सबसे एक्यूरेट है। इसीलिए स्टेटमेंट ए और बी कॉम्बिनेशन सबसे एक्यूरेट होने की वजह से राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन 1 बन जाता है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं ट्रैप की। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट को ग्रोथ फैक्टर और सीरम जैसे टर्म्स पॉजिटिव लगते हैं, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट डी को फ्रेम किया ताकि स्टूडेंट सोचे कि सिर्फ न्यूट्रिएंट ऐड करना एक सॉल्यूशन नहीं है। टॉक्सिक वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से स्टूडेंट ऑप्शन डी को सही मान लेते हैं। अब बात करते हैं एस्केप की। जब भी अप्लाइड बायोलॉजी या मेथड्स का क्वेश्चन आए तो एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। एक क्लोज सिस्टम में सिर्फ खाना डालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता।
वेस्ट मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। स्टेटमेंट ए और बी दोनों इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। अब अगर आप लेबोरेटरी प्रोसेस के अंडरलाइन लॉजिक को समझ लेंगे तो ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग बन जाते हैं। चलिए इसी शार्प लॉजिक प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट पर। क्वेश्चन नंबर 87। ये इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज और सेल्यूलर एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। सबसे पहले इसका ओरिजिनल देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के इम्यूनोलॉजी सेक्शन से लिया गया है। यहाँ एग्जामिनर मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 मॉलिक्यूल की जेनेटिक्स प्रॉपर्टी, डाइवर्सिटी और उनके सेलुलर डिस्टर्बेंस को एक सिंगल फ्रेम में टेस्ट कर रहा है। इम्यूनोलॉजी के मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उन स्टेटमेंट्स को टारगेट करना जिसमें एब्सोल्यूट टर्म्स या कंपैरिजन यूज हुए हो। जैसे यहाँ स्टेटमेंट बी में ग्रेटर डाइवर्सिटी देन एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, और स्टेटमेंट डी में ऑल एमएचसी वन एक्सप्रेस द सेम, ये एक एब्सोल्यूट कंडीशन है। बायोलॉजी में ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट अक्सर एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं और इजीली फॉल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम यहीं से अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। चलिए इन कंपेरेटिव और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को फंडामेंटल इम्यूनोलॉजी का बेसिक्स पर एवेल्युएट करते हैं। पहले बात करते हैं स्टेटमेंट बी की। ये कहता है कि एमएचसी वन मॉलिक्यूल एंटीबॉडीज से ज्यादा डाइवर्सिटी एग्जिबिट करते हैं। ये साइंटिफिकली कंप्लीटली फॉल्स है। एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर्स में जीन अरेंजमेंट और सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन होता है जिससे बिलियंस ऑफ यूनिक वेरिएंट्स बनते हैं। एमएचसी मॉलिक्यूल्स में ऐसी कोई सोमेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती। इनकी डाइवर्सिटी सिर्फ पॉपुलेशन लेवल पर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म तक लिमिटेड होती है। स्टेटमेंट बी ये कहता है कि सेल के सारे एमएचसी वन मॉलिक्यूल एक ही एंडोजीनियस पेप्टाइड एक्सप्रेस करते हैं। ये भी बिल्कुल फॉल्स है। एक सेल के अंदर हजारों डिफरेंट प्रोटीन्स डिग्रेड होते हैं। एमएचसी वन का मेन फंक्शन ये है कि सेल के पूरे इंटरनल इन्वायरमेंट का एक स्नैपशॉट टी सेल को दिखाना। अगर सारे एमएचसी एक ही पेप्टाइड प्रेजेंट करेंगे तो इम्यून सिस्टम वायरल इन्फेक्शन या म्यूटेशन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। एक सिंगल सेल साइमल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पेप्साइड्स प्रेजेंट्स करता है। अब अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को एक्शन में लाते हैं। हमने सॉलिडली एस्टेब्लिश कर लिया है कि स्टेटमेंट डी और स्टेटमेंट बी कॉन्फिडेंटली गलत है। अब डायरेक्टली ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन वन में बी इंक्लूडेड है, सो एलिमिनेट ऑप्शन वन। ऑप्शन थ्री में डी और बी दोनों ही इंक्लूड है, सो एलिमिनेट ऑप्शन थ्री। ऑप्शन फोर में डी इंक्लूडेड है, सो एलिमिनेट ऑप्शन फोर। देखिए हमने बाकी स्टेटमेंट्स जैसे ए सी ई की डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक कंपैरिजन और एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को पकड़ने से हमारा कंपटीशन खत्म हो गया। राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी बन गया। ए सी और ई। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक बहुत स्मार्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप सेट किया। एग्जामिनर ने स्टेटमेंट ई एक ऑब्सक्योर फैक्ट की तरह डाला। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद रहता है कि मैच्योर सेल रेड ब्लड सेल्स पर एमएचसी वन नहीं होता, इसलिए वो प्लेटलेट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वहां भी होगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप इस कंफ्यूजन में अपना टाइम और मार्क्स लूज कर दें। अब बात करते हैं एस्केप रूट की। सीएसआई नेट का उसूल है कभी भी उन चीजों से घबराना नहीं है जो आपको नहीं आती, बल्कि उन चीजों पर फोकस करना है जो आपको 100% आती है। आपको प्लेटलेट्स का स्टेटस नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जो स्टेटमेंट बी में एक बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो हर स्टूडेंट्स को पता होता है। अपनी नॉन इन्फॉर्मेशन पर रिलाय करके रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और आंसर निकल आएगा। इस स्ट्रेटेजी से आप
मिनिमम 2 ऑप्शंस तो आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। और अभी हमने जिस तरह इन 5 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट किया, तो हमारे केस में 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इस क्वेश्चन में। तो ए, सी और ई स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, उससे हमें अब फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिए हैं 3 ऑप्शन। तो पार्ट सी में यही वस्तुएं काम लगती है। आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस को। आपको ये नहीं देखना है कि आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आते वो सही हो सकते हैं या गलत। आप रिलाय करिए उन कॉन्सेप्ट पर जो आपको पता हो, जिससे आप श्योर हो कि ये स्टेटमेंट तो सही है और ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, मैं इस पे श्योर हूँ। फिर एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को। और ऑप्शंस आपके इस तरह से शायद एक भी बच सकते हैं और दो भी बच सकते हैं। और फिर आप इस तरह से आप पार्ट सी को टैकल कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी से आप आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट को बाईपास कर सकते हैं। चलिए इस शार्प एनालिटिकल फोकस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए बिल्कुल इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 88। ये एक और डायनेमिक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। बिहेवियरल इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को टेस्टिंग स्केल पर लेकर आता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ओरिजिन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यूनिट 11 एवोल्यूशन एंड बिहेवियर के बिहेवियरल इकोलॉजी सेक्शन से लिया गया है। यहाँ एग्जामिनर एनिमल मैटिंग सिस्टम, कोऑपरेटिव ब्रीडिंग और यूज बिहेवियर आउटकम्स को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ मैप कर रहा है। इस मैच द फॉलोइंग टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कॉलम एक्स में सबसे फेमिलियर और हाई यील्ड कीवर्ड ढूंढेंगे। पूरे टेबल में सबसे क्लीन और डायरेक्ट वेरिएबल है बाय पेरेंटल कैल सी वाले कॉलम में। जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सबसे बेसिक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो उसे अपना एंकर पॉइंट बना लीजिए और बाकी वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। चलिए इन बिहेवियरल कंडीशन के पीछे की इवोल्यूशनरी लॉजिक डीपली एनालाइज करते हैं। बात करते हैं बाय पेरेंटल केयर सी, जो कि कॉलम एक्स में दिया गया है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक फंडामेंटल रूल है, एक मेल तभी ऑफस्प्रिंग की केयर में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेगा जब उसे पूरा भरोसा हो कि वो बच्चे उसी के हैं। अगर कुकोडायरी मतलब फीमेल्स किसी और मेल के साथ मेट कर ले, उसका रिस्क हाई होगा, तो मेल केयर नहीं करेगा। इसीलिए बाय पेरेंटल केयर हमेशा हाई पेरेंटी सर्टेनिटी और रो लो रिस्क ऑफ कुको कुकोल्ड्राय के साथ इवॉल्व होता है। तो सी का मैच डेफिनेटली 2 होगा। हार्मोनल रिप्रोडक्टिव सप्रेशन मीडिएटेड बाय अग्रेशन, यानी एक्स कॉलम में बी स्टेटमेंट, ये यूसोशियल मेमल्स का सबसे डिफाइंड फीचर्स है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेकेड मोल रेट। इनकी कॉलोनी में एक सिंगल डोमिनेंट क्वीन होती है जो बाकी नॉन ब्रीडिंग फीमेल्स पर फिजिकली अटैक करती है। इस क्रॉनिकल स्टेट की वजह से उन सबऑर्डिनेट फीमेल्स में हार्मोनल सप्रेशन हो जाता है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो बी का मैच होगा 1। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग विदाउट फिजियोलॉजिकल सेपरेशन यानी ए, ये अक्सर सोशल बर्ड में देखा जाता है। यहाँ यंग ऑफस्प्रिंग तुरंत अपने घोंसले से दूर नहीं जाते, वो वहीं रुककर अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं अगले बच्चों को पाने के लिए। हालांकि उनकी अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ब्लॉक नहीं होती। तो ए का मैच होगा 3। अब इस क्लैरिटी के साथ हम अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को मास्टर स्ट्रोक करते हैं। हमने एस्टैब्लिश सबसे पहले किया था कि बाय पेरेंटल केयर सी इज इक्वल्स टू 2 होगा। चलिए सिर्फ इसी ऑप्शंस के साथ हम चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 1 कहता है कि सी का मैच 3 है, तो एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में कहता है सी का मैच 3 है, सो एलिमिनेट ऑप्शन 2। और ऑप्शन 3 कहता है सी का मैच 1 है, तो एलिमिनेट ऑप्शन 3। बूम,
सिर्फ एक सिंगल इवोल्यूशनरी लॉजिक को एंकर करने से आपने एक ही बार में 3 गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 4 बचा है, जिसमें a इज इक्वल्स टू 3, b1 और c2 परफेक्टली अरेंज है। राइट आंसर बिना कहीं किसी कंफ्यूजन के ऑप्शन 4 बन जाता है। देखा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सी में बाय पेरेंटल केयर का आंसर हमने जैसे ही ढूंढ लिया कि वो कॉलम वाई में सेकंड होगा, हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर डाले सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट से। बस आपको भी यही करना है पार्ट सी में। ये अवेयरनेस आप जब लेके आ जाओगे अपने अंदर, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आपका पार्ट सी बहुत एफिशिएंटली क्रैक हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के ट्रैप के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनर ने कॉलम वाई के स्टेटमेंट में ककल ड्राई, डिलेड डिस्पर्सल और फिजियोलॉजिकल सप्रेशन जैसे एकेडमिक वर्ड यूज किए ताकि लैंग्वेज को इंटेंशनली स्कैरी बनाया जा सके। वो चाहता है कि आप इन वर्ड्स के चक्कर में डर जाए और बर्ड्स या मोल रेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन रिकॉल करना में फंस जाए। अब बात करते हैं एस्केप रूट की। ट्रैप से निकलने का तरीका बहुत ही सिंपल था। बेसिक पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थियरी का लॉजिक अप्लाई करना। पैटर्निटी, सर्टेनिटी और बाय पेरेंटल केयर का रिश्ता बेसिक एवोल्यूशन का पार्ट है। इस सिंगल कनेक्शन ने पूरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसे सिंपल एंट्री पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना ही पार्ट सी में एफिशिएंट स्कोर करने की रियल स्ट्रेटेजी है।